गुड मॉर्निंग एवरीवन। अतुल एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो है क्लास 12th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। देखते हैं जो है इस चैप्टर में जो है बायोलॉजी में हम पहले चैप्टर पे आते हैं जो कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है। ठीक, इसका मीन्स क्या होता है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक, पादप कौन से प्लांट हैं? ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर निकलते हों, फ्लावर लगते हों, ऐसे प्लांट्स जो होते हैं जो कि हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। हमें इस चैप्टर में एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक, एंजियोस्पर्म के बारे में इसलिए पढ़ना है क्योंकि जो भी आपका लैंगिक जनन होगा हायर प्लांट्स में ही मैक्सिमम पाए जाएंगे। इसकी स्टडी आपको इस चैप्टर में करना है। ठीक, सबसे पहले हमें ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि ये पुष्पी पादप होते क्या हैं। ठीक, ऐसे प्लांट, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प उत्पन्न करने की क्षमता होती है उन्हें हम पुष्पी पादप कहते हैं। और इन्हीं पादप में, इन्हीं प्लांट में जब लैंगिक जनन होगा, इन्हीं प्लांट में जब लैंगिक जनन होगा, इन्हें ही हम कहते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक, हम सभी लोग जानते हैं कि जनन दो प्रकार के होते हैं। एक आपका लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। ठीक, जनन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है लैंगिक और दूसरा अलैंगिक जनन। जनन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। लैंगिक जनन और दूसरा होता है हमारा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन ऐसे प्लांट्स जिनमें जनन करने के लिए लैंगिक अंगों का उपयोग किया जा रहा हो, जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स का यूज करके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस परफॉर्म होती है, ऐसे प्लांट्स को जो होता है हम लोग लैंगिक जनन बोलते हैं। और ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स जिनमें लैंगिक अंगों का उपयोग किए बिना ही जनन की प्रक्रिया होती है, उन्हें ही हम अलैंगिक जनन कहते हैं, जो कि हम लोग पिछले क्लासेस में आज तक पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। ठीक, आइए हम आगे देखते हैं कि ये लैंगिक जनन जो होता है वो कैसे आपके होते हैं, कौन सी ऐसी प्रोसेस है, ये कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन सा ऐसा समूह है जिनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। आइए देखते हैं। ये आपके जो होते हैं पादप जगत का वर्गीकरण देखते हैं। एक मिनट। पादप जगत का वर्गीकरण, पादप जगत का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो हमें मिलता है कि पादप जगत के वर्गीकरण में इसको हम मुख्यतः 5 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 आपका आता है थैलोफाइटा,
नंबर 1 आपका आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा हो गया। नंबर 3 आपका हो गया टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, नंबर 5 एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ऊपर के जो 3 प्लांट्स हमारे हैं, 3 प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को जो है हम लोग बोलते हैं क्या? क्रिप्टोगैमस पौधे। क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमस पौधे। और ये नीचे के 2 बोलते हैं फाइनेरोगैमस पौधे। फाइनेरोगैमस पौधे, फाइनेरोगैमस पौधे। ये पौधे जो है प्लांट्स की डाइवर्सिटी में सबसे नीचे आते हैं। प्लांट्स की डाइवर्सिटी में क्या होता है, ये नीचे पाए जाते हैं, आपके छोटे होते हैं, इनका साइज क्या होता है? छोटा होता है। इनमें जो होते हैं क्या बनते हैं? आपके बीजाणु बनते हैं, बीजाणु। इनमें क्या बनते हैं? आपके बीजाणु बनते हैं। इनमें जो होते हैं आपके बीजाणु बनते हैं। ठीक, इसमें जो होते हैं आपके बीज का निर्माण होता है। बीज का, पुष्प का, पुष्प है, बीज है और फल है। इन सारी चीज़ों का निर्माण सुगमता से जिनमें होता है उन्हें हम बोलते हैं फाइनेरोगैमस पौधे। ठीक, इन्हीं ग्रुप में, इन्हीं समूहों में जो है आपका, हम ध्यान से देखेंगे तो ये एंजियोस्पर्म वाले जो पौधे हैं, एंजियोस्पर्म, जिनमें क्या लगते हैं? पुष्प भी लगते हैं, फल भी लगते हैं, और फल के साथ साथ जो है आपके बीजांड का निर्माण होता है। पुष्प लग गए, फल बन गए और बीज का निर्माण हो गया। बीज के साथ साथ इसमें क्या होंगे? आपके बीजांड भी बनते हैं, पूरी तरीके से विकसित होते हैं। क्लियर? इतना हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं, वापस इस चैप्टर पे आते हैं कि हम लोग जो है एक ऐसे देश में हम लोगों का जन्म हुआ है जहाँ की अत्यंत डाइवर्सिटी, भांति भांति प्रकार के पौधे, भांति भांति प्रकार के जो है विभिन्न प्रकार के पौधे, पुष्प, फल हमें आसपास देखने को मिलते हैं। जब हम अपनी चारों तरफ कहीं भी नज़रें घुमाते हैं तो हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो आज हम जो है आपको पुष्प के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक, ये पुष्प होता क्या है? एक जो हमारा पुष्प होता है किस तरीके से व्यक्तियों को और कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसका कौन सा एक ऐसा आकर्षक अंग है जो कि अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक, तो प्लांट्स का जो है आपका आकर्षक अंग कैसा है, यही हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, कौन सा आकर्षक अंग है? पुष्पी पादपों में जो होता है ये आवृत बीजी है,
आवृत बीजी, जिसको हम लोग जो है अभी को एंजियोस्पर्म जो पढ़ा है, इसी एंजियोस्पर्म में क्या है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत बीजी कहते हैं। ठीक, आवृत बीजी का एक आकर्षक अंग, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फैसिनेटिंग ऑर्गन। क्या बोलते हैं, फैसिनेटिंग ऑर्गन। फैसिनेटिंग ऑर्गन बोलते हैं। ठीक, यही एक ऐसा ऑर्गन होता है पुष्प का जो कि सारी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक, प्राचीन काल से ही जो है पुष्पों के साथ मानव का बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। ठीक, मानव के लिए एक पुष्प जो है आभूषण के रूप में सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। चाहे वह आभूषण के रूप में हो, चाहे वह सामाजिक कार्य के रूप में हो, चाहे वह सांस्कृतिक महत्व हो, चाहे वह प्रेम हो, अनुराग हो, इत्यादि चीज़ों में पुष्प बहुत ही उपयोगी रहा है। इसके साथ साथ इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। ठीक, पुष्प, आइए हम देखते हैं, पढ़ रहे हैं बायो, तो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन करना है। ठीक, देखिए, पुष्प के बारे में अध्ययन करते हैं। जब हम किसी भी पुष्प को देखते हैं, ठीक, तो सबसे सरल स्वभाव का अगर हम एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि आपका गुड़हल का पुष्प लेंगे, अपने सबके आसपास मिल जाएगा। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो इसमें देख सकते हैं कि एक पुष्प के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। 4 होर्ल पाए जाते हैं। कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं, मुख्यतः किसी भी पुष्प में 4 चक्र होते हैं। ठीक, 4 चक्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले हम एक देखते हैं कि इसमें कौन सा भाग क्या है। ठीक, आइए, ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा, लंबा सा होता हुआ गया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लगे हुए हैं लाइन से। इनको हम लोग कहते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये लाइन यहाँ तक आनी चाहिए। ये कोई पराग कोश है और ये लाइन जो होती है यहाँ तक होनी चाहिए। ये क्या है, आपकी पंखुड़ी है। ठीक, पुष्प में जो होती है पंखुड़ियाँ होती हैं, पराग कोश होते हैं, तंतु होती हैं। ये पतली डंठली लाइक जो संरचना है, डंठी जो दिख रही है आपको, इसे कहते हैं तंतु। ठीक, तंतु होती हैं, बाह्य दल होते हैं जो कि बाहर की तरफ हल्के से लटके हुए आपको दिखाई देते हैं, जो कि आपका क्या करता है, जो आपके दलपुंज होते हैं इनको सहारा देने का काम करता है। इनको सहारा देने का काम करेगा, जिससे इनकी जो पंखुड़ियां हैं वो पंखुड़ियां नीचे ना गिरें, कहीं इधर उधर अव्यवस्थित रूप से गिर टूटे ना। ठीक, वाह्य दल आपका हो गया। वाह्य दल के ऊपर आपका ये दल होता है। ठीक, आइए इसको हम इस दूसरे माध्यम से समझते हैं। देखिए, एक पुष्प को लेते हैं। पुष्प के हमारे 4 चक्र होते हैं। मेनली जो होते हैं इसके 4 होर्ल होते हैं, 4 चक्र होते हैं। ठीक, सबसे बाहरी चक्र जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स बोलते हैं। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाह्य दल। बाह्य दल पुंज बोलते हैं, बाह्य दल पुंज बोलते हैं।
बाह्य दल पुंज बोलते हैं। ठीक, जब यही कैलिक्स जो होता है स्वतंत्र रूप में होता है, कैसा होता है? स्वतंत्र रूप में होता है। ठीक, जब ये स्वतंत्र रूप में हो जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्य दल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाह्य दल। बाह्य दल बोलेंगे। ठीक, इसके नीचे जो है हम जब जाएंगे तो दूसरा होल हमारा होता है क्या? करोला। करोला होता है। इसी का जब ये फ्री होगा मीन स्वतंत्र होगा तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? स्वतंत्र फॉर्म में जब ये आ जाएगा स्वतंत्र, तो स्वतंत्र होने के बाद इसे हम लोग क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए स्वतंत्र का मतलब ये होता है जब पूरे चक्र में सारे आपके जो पुष्प के नीचे ग्रीन ग्रीन आपकी पंखुड़ियों के नीचे लगे होते हैं हरे हरे, जो कि उसको सहारा देने का काम करते हैं, जब ये क्या करेंगे? एक साथ आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? एक साथ। एक साथ मीन्स होता है आपका ज्वाइंटेड फॉर्म में। कैसे आ जाएंगे? ज्वाइंटेड फॉर्म में होंगे तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसके संयुक्त होने के उपरांत इस बाह्य दल में क्या लग जाता है? आगे पुंज लग जाता है, एक समूह जुड़ जाता है। ठीक, अब जब करोला की बात आई कि पौधे का जो कलरफुल भाग होता है, ये देखिए यहाँ पे पौधे का कलरफुल भाग जो कि आपको आकर्षित करने का कार्य करता है, ये आकर्षित इसी का कलर जो होता है क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। किसी का जो है गुलाबी होगा, किसी का पिंक होगा आपका, कोई आपको ग्रीन कलर का दिख जाएगा, कोई हल्का सा लाइट ग्रीन दिखेगा। तो डिफरेंट कलर्स के आपके फ्लावर आपको दिख जाते हैं। सारे की जो पंखुड़ियाँ होती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग जब स्वतंत्र फॉर्म में आ जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? पेटल बोलेंगे। और हिंदी में इसको कहते हैं दल। इसको क्या बोलेंगे? दल। ठीक, जब ये संयुक्त अवस्था में रहेगा तो इसको करोला बोलते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं दल पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? दल पुंज बोलते हैं। ठीक, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं तीसरे होल की तरफ। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा क्या? तीसरा होल। तीसरा होल आपका क्या है? एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम जिसको कहते हैं नर जनन अंग। नर जनन अंग। नर जनन अंग। ठीक, एंड्रोइशियम बोलते हैं जब ज्वाइंटेड फॉर्म में आएंगे तब। कैसे आएंगे? जब ये होंगे किसमें? संयुक्त अवस्था में होंगे। कैसी अवस्था में होंगे? संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में होंगे। ठीक है, संयुक्त अवस्था में जब होंगे तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? नर जनन अंग, एंड्रोइशियम बोलेंगे। जब यही चीज़ फ्री हो जाएगा आपका, कैसा हो जाएगा? फ्री फॉर्म में आ जाएगा। फ्री फॉर्म में। ठीक है, फ्री फॉर्म में आने के बाद इसी को हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर।
जो कि आपके बुक में यहाँ पे आपको इसी के बारे में अध्ययन आगे करने को मिलेगा। निषेचन पूर्व घटनाओं के बाद आपको पुंकेसर का अध्ययन करने को मिलेगा। ठीक, आइए वापस आते हैं, इसी पे आते हैं। ठीक, ये आपका जो होता है पुंकेसर के भाग कौन कौन से होते हैं, पुंकेसर के भाग कौन कौन से होते हैं। पुंकेसर में सबसे ऊपर जो होता है, आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर को अगर हम देखें तो पुंकेसर हमें कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई देती है पुंकेसर की। ठीक, पुंकेसर की संरचना कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक, पुंकेसर की संरचना हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। ठीक है, बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड मीन्स क्या होता है हिंदी में, द्विपालित। क्या होता है, द्विपालित। कैसा होता है आपका, द्विपालित, द्विपालित होता है, जिसको कहते हैं बाइलोब्ड। क्या कहते हैं, बाइलोब्ड कहते हैं। ये द्विपालित संरचना है। एक पालित में 2 चैम्बर होते हैं। एक पालित में आपके 1 लोब, वन लोब में क्या होते हैं, 2 चैम्बर। 1 लोब में 2 चैम्बर एंड नेक्स्ट 1 लोब में आपके 2 चैम्बर। दो चैम्बर होते हैं। ठीक, बाइलोब्ड होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। आगे जो होता है ये आपका होता है क्या, इसके ऊपर भी एक पॉइंट से जुड़ा होता है, नीचे भी एक पॉइंट से जुड़ा होता है। ठीक, एक पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल एंड, एक को कहते हैं डिजिटल एंड कहते हैं। ठीक है, ऊपर जो होता है ये प्रॉक्सिमल एंड से जुड़ा होता है, प्रॉक्सिमल एंड। ठीक, और नीचे जो होता है ये डिजिटल एंड से जुड़ा होता है, डिजिटल एंड से इसका जुड़ाव होता है। ठीक, इसी के अंदर जो है आपका क्या पाया जाता है, पराग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग कोश बोलते हैं। ठीक है, पराग कोश कहते हैं। इसी के अंदर जो होता है पराग कण का विकास होता है, पराग कण का विकास होता है। ठीक है, पराग कण का विकास होता है। ये आपका तीसरा होल हो गया। ये आपका कैसा हो गया, कौन सा होल हो गया, तीसरा होल हो गया। ठीक, हमने देखा जो है कितने होल बताए आपको, किसी भी पुष्प के कितने होल बताए। एंजियोस्पर्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म के साथ साथ एक पुष्प का अध्ययन करेंगे। पुष्प के अध्ययन में जो होता है मुख्यतः इसमें 4 चक्र होते हैं। होल को क्या बोलते हैं, चक्र बोलते हैं। ठीक, 4 चक्र होते हैं। 4 चक्र में पहला चक्र सबसे बाहर का चक्र, जिसको हम लोग कहते हैं बाह्य दल, बाह्य दल बोलते हैं। ठीक, बाह्य दल कब होता है, जब ये स्वतंत्र अवस्था में होता है तो इसे हम लोग कहते हैं बाह्य दल। ठीक, जब ये संयुक्त अवस्था में चारों तरफ से दल आकर के बाह्य दल लग जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज बोल देते हैं। आगे एक वर्ड आके जुड़ जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज कहते हैं।
इतनी बात समझ में आई? ठीक, आइए आगे देखते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स, जब ये ज्वाइंटेड फॉर्म में होता है कैलिक्स कहते हैं। जब ये फ्री फॉर्म में हो जाता है तो इसको हम लोग सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। ठीक है, सेपल बोलते हैं। ठीक, और जब ये दूसरा हॉर्न जो है, जो कि आपका रंगीन भाग होता है, कौन सा भाग होता है करोला? रंगीन भाग होता है। कौन सा भाग होता है? रंगीन भाग होता है। इसी रंगीन भाग को देख करके जाति के विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं, कीड़े मकोड़ों की, इंसानों की, अनेक प्रकार के जीवों की, इन्हीं रंगीन भागों को देख करके वो आकर्षित हो उठते हैं। इसीलिए इनको फैसिनेटिंग ऑर्गन कहा गया है। आवृतबीजी पुष्प में का इसे आकर्षक अंग बोला जाता है। ठीक, तीसरा हॉर्न जो होता है, अच्छा एक चीज ये है कि ये ऊपर के जो दो थे इसको बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं? एसेसरी ऑर्गन्स। ऊपर का जो आपका कैलिक्स हो गया और करोला हो गया, इसको बोलते हैं एसेसरी पार्ट। ठीक, जिसको हम बोलते हैं क्या? सहायक अंग। क्या बोलते हैं? सहायक अंग बोलते हैं। और नीचे के जो दो, अंदर के जो दो होते हैं, एक हमारा एंड्रोइशियम हो गया। एंड्रोइशियम संयुक्त अवस्था में रहेगा तो आप इसको एंड्रोइशियम कहेंगे। जब ये फ्री फॉर्म में आ जाएगा तो इसको हम लोग पुंकेसर कहेंगे। पुंकेसर के विभिन्न भाग होते हैं, जैसा कि आपको अभी बताए हैं कि पुंकेसर जो होता है हमारा कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। पुंकेसर कैसा होता है? बाइलोब्ड एक संरचना होती है, द्विपालित संरचना। कैसी होती है? द्विपालित संरचना होती है। ठीक है, जो कि एक तंतु के माध्यम से, किसके माध्यम से? तंतु के माध्यम से नीचे ऊपर जो है दोनों तरफ ये जुड़ी हुई होती है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। इस द्विपालित संरचना में क्या होते हैं? दो लोब होते हैं। पहले लोब में दो चैम्बर और दूसरे लोब में भी क्या होते हैं? दो चैम्बर होते हैं। मीन्स एक लोब के अंदर दो चैम्बर होते हैं। मीन्स पुंकेसर के पराग कोश में टोटल चैम्बरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। इसके बाद कौन सा भाग है? इसके बाद जो चौथा हॉर्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? गाइनोइशियम। मादा जननांग 4th नंबर पे आपका होता है मादा, सॉरी एक मिनट, 4th नंबर पे आपका होता है मादा जनन अंग। ठीक, मादा जनन अंग, जिसको हम लोग बोलते हैं गाइनोइशियम। गाइनोइशियम। ठीक, गाइनोइशियम कब ये कहलाएगा? जब ये आपका ज्वाइंटेड फेज में होगा। आइए इधर देखते हैं। इसमें गाइनोइशियम में एक आपका होता है क्या? वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। ठीक, वर्तिकाग्र होता है। वर्तिकाग्र के जस्ट नीचे जो लाइन गई हुई है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। इसको हम लोग पोलन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। इसको पोलन ट्यूब कहते हैं। ऊपर वाले वर्तिकाग्र को ही इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। ठीक, इसके नीचे आपको मिलेगा क्या? अंडाशय। ठीक है, इसी चीज का स्टडी हम आइए यहाँ पे करते हैं। ठीक, ये देखिए,
इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक, स्टिग्मा के ऊपर एक म्यूसिलेजिनस जिसको कहते हैं चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है। यही चिपचिपा पदार्थ क्या करता है, परागकण को, चिपचिपा पदार्थ ही परागकण को क्या करेगा, परागकण को आकर्षित करेगा, परागकण को आकर्षित करेगा, परागकण को आकर्षित करेगा और अपने ऊपर चिपका लेगा। ठीक, क्योंकि ये चिपचिपा पदार्थ होता है। और इसके नीचे जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो येलो येलो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है क्या है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलन ट्यूब बोलते हैं। ठीक, यहीं से क्या होता है आपका पॉलन ट्यूब जो होता है, पॉलन ट्यूब जो होता है आपका लगा हुआ होता है। इससे होते होते यही आकर के कहाँ पहुँचती है, ओवरी में आती है। कहाँ आती है, ओवरी में आती है। इसी ओवरी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय बोलते हैं। इसी ओवरी को अंडाशय बोलते हैं। ठीक, और इसी पॉलन ट्यूब को हिंदी में बोला जाता है वर्तिका। इसी को बोलते हैं क्या, वर्तिका बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार आवृतबीजी पौधे का जो फैसिनेटिंग ऑर्गन है, एक आकर्षक अंग है, पुष्प की संरचना का अध्ययन करते समय हमें ये देखने को मिलेगा कि इस पुष्प की संरचना के बारे में क्या मिला कि सबसे बाहर बाह्य भाग होता है, बाह्य दल, दलपुंज। ठीक, और आपका इसके अंदर जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, नर जनन अंग मिलता है, एक चक्र। और इसके अंदर जब जाते हैं तो हमें मादा जनन अंग मिलता है। ठीक, तो इस प्रकार पुष्प के जो होते हैं आपके 4 चक्र कंप्लीट हो गए। ठीक, एक पुष्प के 4 चक्र होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि पुष्पों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। ठीक, पुष्प कृषि के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, अपने आसपास देखा भी होगा। ठीक, कि किस प्रकार से जो होता है पुष्प की खेती की जाती है और किस प्रकार से इसको संरक्षित किया जाता है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं क्या कि निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि निषेचन क्या होता है, जानते हैं कि निषेचन का मीन्स क्या होता है। एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर जनन अंग, ठीक, मादा जनन अंग के ऊपर आकर के इस प्रकार से संलग्नित होता है, इस प्रकार से आकर के लगता है और निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक, जब निषेचन की प्रक्रिया दोनों का मिलाप, नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों का होगा मिलाप, उसी समय क्या होगा, निषेचन होगा। इसी निषेचन को बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। ठीक, इस हेडिंग के अंदर हम लोगों को ये पढ़ना है कि निषेचन से पहले, किससे पहले,
निषेचन से पहले इसकी संरचनाएं कैसी होती हैं और कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन से फेनोमेना परफॉर्म होते हैं। ठीक, कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ठीक है, जब कोई पुष्प पौधे के ऊपर लगा होता है तो उस पौधे में ही विभिन्न विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उसी पौधे पे उसका नर पुष्प भी होता है और उसी पौधे पे उसका मादा पुष्प भी होती है। ठीक, मेल एंड फीमेल फ्लावर जो होते हैं एक ही प्लांट्स पे पाए जाते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिन पे मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो दूसरे दूसरे प्लांट्स पे पाए जाते हैं। ठीक, निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, क्या होगा, पुष्प का उगना, पुष्प उगेगा। ठीक, जब मैच्योरिटी आएगी प्लांट की तभी ना पुष्प उगेगा। पुष्प उग गया, पुष्प उगने के बाद उसके ऊपर जो आपके नर जनन अंग हैं जिसको हम लोग कहते हैं, उसी के अंदर बनते हैं क्या, पराग कण बनते हैं। क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक, जब पॉलन ग्रेन क्या होगा, मैच्योर्ड हो जाएगा, पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएगा, तो अब ये पॉलन ग्रेन यहाँ से क्या करेगा, ये द्विपालित जो संरचना दिख रही है ये क्या होगी, अब फटेगी, यहाँ से डिहाइसेंस होगा, ये क्या करेगा, फटेगा। ठीक, फटने के बाद क्या होगा, ये पुंकेसर यहाँ से उत्सर्जित होगा, यहाँ से निकलेगा और निकलने के बाद जा कर के ये जो हमने आपको बताया है, हम आपको बताए हैं कि ये स्टिग्मा आपको दिख रहा है, इस स्टिग्मा के ऊपर जो चिपचिपा पदार्थ है इसी चिपचिपे पदार्थ के ऊपर जाकर के गिरेगा। ठीक, ये गिरेगा किस माध्यम से, कैसे गिरेगा, कैसे जाएगा, जो कि हम आपको परागण जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बहुत ही डीपली बताएंगे कि ये किस माध्यम से गिरेगा, कैसे गिरेगा, कौन इसे ले जाएगा, किस माध्यम से जाएगा, कौन कौन से कारक होते हैं, वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। ठीक है, ये आपको एक चीज़ बता दिए कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना क्या है, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। ठीक, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।